नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 23 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिसका सरकारी एजेंसियां उस समय भुगतान करती हैं जब भी वह किसी विशिष्ट फसल की खरीद करती हैं। अगला है, केंद्र वर्तमान में 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। अगला है, सरकार फसल का खुला बाजार मूल्य घोषित मूल्य से कम होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स, इसमें पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा कथन भी हमारा ठीक है, लेकिन अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है और इस अनुसार तीसरा वाला गलत हो जाता है। हमें इसमें बताना है गलत कथन कौन सा है। इस हिसाब से केवल 3 अर्थात सी इसका सही जवाब हो जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि एमएसपी का निर्धारण करने में कृषि लागत और मूल्य आयोग एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है सरकार के लिए। इसकी सलाह के बाद ही सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। अगर हम 23 फसलों की बात करें जिनका अभी वर्तमान में एमएसपी दिया जाता है तो ये फसलें आपके सामने हैं। इनमें से 7 अनाज है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन में है और 4 व्यावसायिक फसलें हैं। अभी ये विषय चर्चा में क्यों है? अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के नेताओं ने इस बात को कहा है कि एमएसपी के ऊपर में सरकार के द्वारा कुछ स्पष्ट कानून बनाए जाने चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा विषय जो उभर के आ रहा है वो है कि एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी कैसे बनाया जा सकता है। इसमें हमारे सामने 2 स्थितियां उभर के आती हैं मुख्य रूप से। पहली है कि निजी खरीदारों को इसके भुगतान के लिए मजबूर किया जाए, जैसा कि गन्ना उत्पादकों के संदर्भ में किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य के भुगतान के माध्यम से कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि केंद्र जो मूल्य गन्ने के संबंध में घोषित करता है, कुछ राज्य उसमें परिवर्तन करके उसे और बढ़ा देते हैं और मिलों के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है किसानों को। एक तो ये चीज हो सकती है एमएसपी के संदर्भ में, जो कि गन्ने के संदर्भ में अपनाई जा रही है प्रक्रिया। अगला तरीका यह हो सकता है कि सरकार खुद एमएसपी पर पूरी फसल को खरीदे और इस संबंध में पूरी प्रक्रिया को स्थापित किया जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, भारत में सभी कानून एक आरोपी को तब तक निर्दोष मानते हैं जब तक कि अपराध सिद्ध न हो जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, दोनों, कोई नहीं। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले कथन को देखते हैं जो कि निवारक निरोध के मामलों से संबंधित है और इसके माध्यम से कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पहला वाला कथन ठीक है। अगर हम दूसरे वाले कथन को देखते हैं तो ये एक सामान्य सिद्धांत है कि अगर कोई आरोपी है तो जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसे मामले हैं, जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, दहेज के संबंध में जो अपराध आदि होते हैं, इनको रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इनमें कुछ एक मामले ऐसे उभर करके आते हैं जहां पर आरोपी को निर्दोष स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम दूसरे कथन को पूरी तरीके से देखते हैं तो सभी कानून इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो आरोपी है वो तब तक निर्दोष है जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं होता। इसके अपवाद स्वरूप कुछ कानून ऐसे हैं जो कि आरोपी को शुरुआत से अपराधी के रूप में देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि कुछ एक राज्यों के द्वारा कुछ मामलों के संदर्भ में कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिनमें आरोपी को शुरुआत से ही अपराधी मानने की प्रक्रिया को अपनाया गया। तो ऐसे में जो कानून के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस पर आपत्तियां भी की हैं। तो ये विषय काफी चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में। हमें बताना था इसमें सही, और इस लिहाज से केवल 1 इसमें सही हो जाता है, अर्थात ए, दिस इज द राइट ऑप्शन
और समाचार को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमबीर रिलीफ फ्रॉम अरेस्ट। परमबीर सिंह जो कि पुलिस अधिकारी रहे हैं और मुंबई पुलिस के भूतपूर्व चीफ भी रहे हैं, उनके संबंध में कुछ एक मामले उभर करके आए धन की उगाही के संबंध में। इन्हीं विषयों के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनके खिलाफ कदम उठाए जाने के बारे में बातें कही जा रही थी। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि सुधार एवं एमएसपी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, समान नागरिक संहिता को अपनाना, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा। स्टूडेंट्स, इसका संबंध व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के साथ में रहा है। संबंधित समाचार आप देख सकते हैं। दरअसल डेटा सुरक्षा के संदर्भ में इस समिति को काफी समय पहले गठित किया गया था, लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं। इसके बाद में संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किया गया इसके प्रावधानों पर विचार करने के लिए। अंततः इसका बिल अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत में डेटा सुरक्षा के मामले में आप एक केस को हमेशा याद रखें, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके बाद ही व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के जो मामले हैं वो अधिक तेजी के साथ में कार्यान्वित होना शुरू हुए। अब जो हालिया बिल लाया जा रहा है, इसमें कुछ विशेषज्ञों को आपत्तियां हैं जो कि इस पैनल के अंदर में शामिल भी रहे थे। इनका कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको डेटा के संबंध में अधिक छूट दी जा रही है और वो नागरिकों के डेटा का अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएंगी आसानी से। इस संबंध में डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के विषय में बातें की जा रही हैं, जिसके अंदर में चेयरमैन होंगे, सदस्य होंगे और इनके चयन के मामले में सरकार के पास अधिक शक्तियां बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय तो पहले से ही शामिल था, जिसके आधार पर लोगों के डेटा को सरकारी एजेंसियों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के विषयों को लेकर के भी अब लोगों के डेटा को सरकारी एजेंसियों के द्वारा एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि पहले नहीं किए गए थे, लेकिन ये बदलाव अभी हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर समिति के अंदर में शामिल थे वो अपनी असहमति जता रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार के हाथों में इतनी अधिक शक्तियां लोगों के डेटा के संबंध में होनी नहीं चाहिए। अगला विषय है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला है इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार की जाती है, प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर एवं द्वितीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अगला है रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष में 2 बार सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए सिफारिश आमंत्रित की जाती है। स्टूडेंट्स, हमें सही विकल्प बताना है और इसमें 1, 2 और 3 ये सारे बिंदु सही हैं। आप समाचार यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट गिव्स अवे गैलेंट्री अवार्ड्स और इसी संदर्भ में प्रकाश जाधव जी को कीर्ति चक्र दिया गया मरणोपरांत और ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर कुछ अन्य विषयों पर ध्यान रखें। भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं ये इनका प्राथमिकता क्रम है और इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इनको हम लोग युद्धकालीन वीरता पुरस्कार भी कहते हैं। 1950 में इनको लाया गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 से इनको लागू करने की बातें कही गई। इसी के संदर्भ में 3 अन्य वीरता पुरस्कार 1952 में लाए गए, अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। बाद में 1967 में इनका नाम बदला गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। इन पुरस्कारों को हम लोग वीरता के संबंध में शांति काल के साथ में जोड़ करके देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनका वरीयता क्रम किस प्रकार से है। परमवीर चक्र सबसे पहले है, फिर अशोक चक्र है, इसी तरीके से यह क्रम शौर्य चक्र तक आता है। तो इन अंतरों को जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी पुरस्कार हैं ये 15 अगस्त 1947 से लागू माने गए हैं। हालांकि ये लाए बाद में गए हैं, लेकिन लागू इनको किया गया है 15 अगस्त 1947 से। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड में चलते हैं। 2021
में यह प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समानता का अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय रहते हैं आप लोग जब पॉलिटी को पढ़ते हैं। ऐसे में अगर हम धन के केंद्रीकरण की बात करें तो अनुच्छेद 39B और 39C आपके लिए काम का हो जाता है। 39B की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह संसाधनों के समतापूर्ण वितरण की बात करता है, और अगर हम 39C की बात करते हैं तो यह बात करता है कि संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाएगा कि उनका संकेंद्रण ना होने पाए। तो यहाँ पर धन के केंद्रीकरण का जो विषय है वो मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ में जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, और आज हम देखेंगे डेंगू नामक वायरल फीवर के विषय में। डेंगू केसेस क्रॉस 7000 मार्क इन सिटी, बात की जा रही है भारत की राजधानी दिल्ली के विषय में। दरअसल ये बीमारी मानसून के बाद मुख्य रूप से देखने को मिलती है और बहुत तेजी के साथ में फैलती है। पूरे वर्ष एक समान रूप से नहीं फैलती है, मानसून के बाद इसका अधिक असर देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि मच्छरों के जो प्रजनन स्थल हैं इनको कम करने के लिए उपाय नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मच्छरों की जो आबादी है उसको बढ़ने से रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो उपाय अपर्याप्त दिखाई पड़ते हैं, जैसे इंडोर स्पेस स्प्रे है, नियमित रूप से फॉगिंग आदि है, या साफ पानी को जमा नहीं होने देना है। जब तक ये उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक मच्छरों का संक्रमण ऐसे ही फैलता रहता है। अगर हम इस मच्छर के बारे में बात करें जो कि इस बीमारी को फैलाता है तो इसका नाम है मादा एडीज मच्छर। इसके काटने से बीमारी फैलती है। खास तौर पर बात जो जहां पर ध्यान रखने वाली है कि एडीज मच्छर दिन में सक्रिय रहता है और लगभग 400 मीटर तक की रेंज में यह संक्रमण को फैलाने में सक्षम रहता है। हालांकि यह आमतौर पर हल्की बीमारी में दिखाई पड़ता है, लेकिन कभी कभी संक्रमण गंभीर होने पर प्राण घातक भी सिद्ध होता है। WHO की अगर हम बात करें तो हर साल 100 से 400 मिलियन डेंगू संक्रमण की घटनाएं घटती हैं। इसकी वैश्विक घटनाओं में हाल के दशकों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और ये विषय यहाँ पर ध्यान देने लायक है। इसमें कई सारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की घटनाएं घट रही हैं, इसकी वजह से मच्छरों के अंदर में भी प्रतिरोधक क्षमता का विकास देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उपयोगी जानकारियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे में सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।